तो आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके, मैं सारे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा दूंगी। लेकिन उन क्वेश्चन को करने से पहले हम सभी को पढ़ना पड़ेगा कि अक्षांश किसे कहा जाता है और देशांतर क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इस चैप्टर को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बहुत ज़रूरी क्वेश्चन और आंसर कराऊंगी। ठीक है, जो आपके एग्जाम में 101% आएंगे ही आएंगे। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसकी समरी पढ़ेंगे, और अगर हमें समरी समझ में आ जाएगी तो हमारे लिए यह अध्याय पढ़ना और आसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जो ग्लोब होता है उस पर हमें अक्षांश और देशांतर दोनों दिखाई देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि ग्लोब का अलग अलग आकार होता है, अलग अलग साइज होता है। कई बार ग्लोब ऐसे होते हैं कि आप उसको अपनी जेब में भी रखकर चल सकते हो। आप एक जनरल सी चीज़ देखिए, यदि आप किसी विद्यार्थी के पास गए होंगे जो आपसे भी ऊंची तैयारी कर रहे होंगे पढ़ाई में, उनके पास इस तरह का एक ग्लोब रखा रहता होगा। उस ग्लोब में पूरी पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप और महासागर हैं वह सभी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। चलो प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें पता चला है कि जो हमारी पृथ्वी है वह पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। पहली बात तो आपको क्या रखना होगा याद, कि पृथ्वी पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। यह साइडों से चपटी और बीच में उभरी हुई है। ये जो साइड है ना बेटा, यहाँ पर ये चपटी है और मध्य में उभरी हुई है। तो चैप्टर में देखते हैं, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। तो एक क्वेश्चन अगर आपका एमसीक्यूज में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी क्या गोलाकार है। तो आप कहेंगे नहीं, यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। चलो, ये आपको पता चल गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या यह कैसी दिखाई देती है? क्या हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, क्या हम जान सकते हैं? जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। तो अगर आपसे पूछे कि ग्लोब क्या है, तो प्यारे बच्चों आप कहोगे ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, यानी पूरी पृथ्वी कैसे दिखाई देती है उसका रूप है, ये छोटा रूप। समझ गए? चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। ग्लोब विभिन्न आकार का हो सकता है। बड़े ग्लोब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। अगर पूछ ले कि ग्लोब की विशेषताएं बता दीजिए तो आप बताएंगे, नंबर 1, ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा रूप होता है। नंबर 2, ग्लोब विभिन्न प्रकार और आकार के हो सकते हैं। कुछ बड़े ग्लोब होते हैं, कुछ छोटे ग्लोब होते हैं। ठीक है, और कुछ छोटे हो सकते हैं। बड़े ग्लोब को आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन वहीं जो छोटे ग्लोब होते हैं आप उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, देखो कुछ तो पॉकेट में रखने योग्य मतलब रखे जा सकते हैं ग्लोब, और कुछ गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है। ठीक है, और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? एक तो बड़े होते हैं, एक छोटे होते हैं, पृथ्वी का लघु रूप होते हैं, और ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। तीसरा पार्ट आपको पता लग गया। ठीक है, तो ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया। आप ऐसे इसको घुमा सकते हो, ऐसे कर करके गोल गोल, जैसे आप लट्टू घुमा सकते हैं। ठीक है ना, तो चौथी विशेषता, इसको घुमाया जा सकता है। इस पर देशों और महाद्वीपों और महासागर दिखाई देते हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 1 अगर जो हमें याद रखना है ग्लोब की विशेषताओं में, ग्लोब जो होते हैं पृथ्वी का लघु रूप होते हैं। क्या होते हैं? पृथ्वी का लघु रूप है। दूसरा आपको रखना है कि ये कई प्रकार और आकार के होते हैं। कुछ छोटे ग्लोब होते हैं, कुछ बड़े ग्लोब होते हैं। फिर आपको बताना होगा कि ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इन्हें घुमाया जा सकता है। फिर आपको याद रखना कि ग्लोबों पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों, नदियों आदि के क्या मिलते हैं? स्पष्ट परिणाम दिखाई देखने को मिलते हैं। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो यहाँ पर अगर आप तीसरे पैरे में आ जाएंगे, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। कि भाई ये पृथ्वी है, ये यहाँ पर एक गोला है, बीच में से 2 हिस्से हो गए। ठीक है, तो कौन सा हिस्सा कहाँ पर है, कौन सा देश कहाँ पर है, ये कठिन हो जाता है सवाल का जवाब देना। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। यानी अगर मान लो ये इंडिया है तो हम कहाँ बताएंगे इंडिया कहाँ पर है? क्या इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है, क्या इंडिया दक्षिणी गोलार्ध में है, इंडिया कितने देशांतर से गुजरता है, ये सारी चीजें। तो हमने हमारा देश कहाँ पर स्थित है, इन सबको जानने के लिए अक्षांश और देशांतरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है। क्या है? देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ मैं भी आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड। ये रहा, देखो ये सुई ग्लोब में झुकी हुई है, ये रही यहाँ पर। एक सेकंड,
ये वाली जो सुई आपको दिख रही होगी ग्लोब में, जहाँ अक्ष लिखा है यहाँ पर ये सुई झुकी हुई है, ठीक है, ये वाली, ये कह रहा है, समझ गए, ठीक है। हाँ, पृथ्वी के समान गोले पर किसी भी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। इसके सॉरी, देखो यहाँ आप देखेंगे कि ग्लोब में एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। तो आपसे पूछे कि अक्ष क्या है, तो आप कहेंगे पृथ्वी पर एक सुई जो है वो ग्लोब को इस तरह से झुकी हुई जो बता देती है उसको अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, इस सुई इन दोनों से होकर गुजर रही है ना, ठीक है, तो ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। यहाँ पर देखो ग्लोब की उस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। तो आपको क्या याद रखना है कि एक तो अक्ष किसे कहा जाता है, ये याद रखना है। दूसरा, पृथ्वी पर जो सुई है उसके ऊपर दक्षिणी गोलार्ध है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, लेकिन हकीकत में नहीं है, हमने खुद को समझाने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। आप अपने अक्ष पर चारों ओर घूमते हैं जो एक काल्पनिक रेखा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो सुई है ये एक काल्पनिक रेखा है, ऐसी वास्तव में कोई भी सुई नहीं है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देती है। समझ गए बच्चों? चलो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ देखते हैं। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये मान लो ये एक सुई है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध है और पृथ्वी क्या कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। हमने ये माना, ठीक है, इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि विषुवत व्रत किसे कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि विषुवत व्रत किसे कहा जाता है। तो विषुवत व्रत कहा जाता है पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि मान लो ये जो सुई है, ये एक रेखा, एक सेकंड में आपको बता देती हूँ, ये एक रेखा है, ठीक है। यहाँ से एक रेखा और गुजर रही है, इसने इसको दो भागों में बांट दिया। ये 0 डिग्री पर होती है बच्चों, याद रखना 0 डिग्री पर होती है ये रेखा, विषुवत रेखा। ये जो आधा भाग ऊपर की तरफ है और ये जो आधा भाग नीचे की तरफ है, दो टुकड़े हो गए ना इसके, पृथ्वी के दो टुकड़े हो गए। जहां ये दो टुकड़े हो जाते हैं इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, यानी देखो गोला तो पूरा है, उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तर का आधा गोला और दक्षिण का आधा गोला, ठीक है। तो पृथ्वी दो भागों में बांटी है। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री पर होती है, ये पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, जिसे ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। समझ गए आप? उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत व्रत मतलब देखो बेटा गोल होता है ना, तो ये आधा आधा कर देना। पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है। तो काल्पनिक व्रत कौन बनाती है? विषुवत व्रत भी एक काल्पनिक व्रत बनाती है। और जो सुई है जहां पर पृथ्वी टिकी हुई है वो भी एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कौन सा स्थान किस गोलार्ध में है, किस अक्षांश पर है, किस देशांतर पर है, ये काम कौन बताता है? विषुवत व्रत बताता है, ठीक है ना। अब देखो ये विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर व्रत को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। देखो विषुवत व्रत से ये समान रेखा ये जा रही है, ये भी एक समान रेखा जा रही है, नीचे भी एक समान रेखा है, यानी ये रेखाएं बराबर होती है और इनको अक्षांश कहा जाता है, ठीक है ना। विषुवत व्रत से उत्तर की ओर जाने वाली सभी समान रेखाएं और दक्षिण की ओर जाने वाली सभी समान रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। समझे बच्चों? चलो अब देखते हैं हम आगे क्या कह रहा है ये। विषुवत व्रत शून्य अंश मैंने आपको बता दिया 0 डिग्री को दर्शाता है, क्योंकि विषुवत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों व्रत का 1/4 भाग है, यानी टोटल पृथ्वी का 1/4 भाग है दोनों का। इसका माप होगा 360 अंश यानी 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश, यानी देखो ये जो गोला है 90 डिग्री यहाँ होता है, 90 डिग्री यहाँ होता है, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होता है। अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश अंश जो होता है वो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज और वो सारे मैप जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी मैं आपको साथ साथ में कराती चली जाऊंगी। आप बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी मेरे साथ, ठीक है। देखो बच्चों अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में। इस प्रकार विषुवत व्रत के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी विषुवत के दक्षिणी में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। एक बार और समझा देती हूँ मैं आपको। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखो बच्चों, इसने कहा कि एक रेखा ने इसे पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गई। जो रेखा है ये हमारी विषुवत रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश पर है। आपको ये पता लग गया। अब अक्षांश क्या होते हैं? समानांतर विषुवत के समान रेखाएं होती हैं। अब ऊपर जाने वाली सभी उत्तरी रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहेंगे और नीचे आने वाली सभी रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। यही चैप्टर में आपकी जो मैंने स्लाइड
पढ़ाइए, उसमें बताया गया है, ठीक है ना। ये रहा, यहाँ पर अक्षांश कहा जाता है विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जो ऊपर की तरफ है अक्षांश वो उत्तरी अक्षांश, जो नीचे की तरफ है वो आपके दक्षिणी अक्षांश है। आपको पता होगा ध्रुव कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का होता है। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है, यानी उत्तर का अक्षांश है या दक्षिण का अक्षांश है। इसीलिए इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। ऊ का मीनिंग यहाँ पर है उत्तरी और दा का मीनिंग है यहाँ दक्षिणी अक्षांश से भी हम इसको निरूपित करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ऊ का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तरी, और दा का मतलब हो जाएगा दक्षिणी रूप से इसको व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर ए ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका में। देखो महाराष्ट्र कहाँ पर है, आपको पता होगा, महाराष्ट्र है भाई भारत में। कहाँ है महाराष्ट्र, भारत में। ये चंद्रपुर और ब्राजील दक्षिण अमेरिका में। बेलो हॉरिजॉन्टल दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो देखो ये कितने डिग्री अक्षांश पर है, 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टल विषुवत वृत्त के 20 अंक दक्षिण में स्थित है। आपको ये इसलिए हम बताते हैं कि 20 डिग्री अगर है या 40 डिग्री है तो कौन से अक्षांश पर है, उत्तरी या दक्षिणी। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, साथ साथ में अक्षांशों के साथ उनकी दिशा भी हमें लिखनी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर जो है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टल 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट कीजिए जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घट जाता है। तो अक्षांशों का ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, जिस तरह हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार घट जाता है। ये विषुवत रेखा हो गई आपकी, ये 23.5 डिग्री अक्षांश हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर 66 डिग्री अक्षांश हो गया और ये आपका 90 डिग्री अक्षांश हो गया। तो जिस तरह हम विषुवत वृत्त से ऊपर की ओर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार घट जाता है। तो घट रहा है ना, पहले ये, फिर ये, फिर ये और ये, ठीक है ना। इसी तरह नीचे भी, तो विषुवत वृत्त से नीचे आने पर अक्षांशों का आकार घट जाता है। तो बेटा महत्वपूर्ण अक्षांश आप यहाँ पर देखेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे आपकी शाम वाली क्लास में। तो अगर आप यहाँ पर आए हैं तो शाम वाली क्लास को जरूर देखिएगा और जरूर कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। कुछ कमी होगी तो मैं उसको सुधारूंगी और आपको और अच्छे से समझाऊंगी। तो महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से हैं, देखो अक्षांश का मतलब समानांतर रेखा है। देखो ये भी एक समानांतर रेखा है, एक यहाँ पर इसी तरह से। विषुवत कितने डिग्री है बच्चों, 0 डिग्री। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगी आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विषुवत रेखा कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। अब आप बताओगे उत्तरी अक्षांश कितने डिग्री पर है, आप कहोगे मैडम जी 90 डिग्री पर है। दक्षिण अक्षांश बच्चों कितने डिग्री पर है, तो आप कहोगे 90 डिग्री पर है। और 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं भी यही हैं, ठीक है ना, समझ गए। अब देखो महत्वपूर्ण अक्षांश उनके कटिबंध भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अब एक बार वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखो हमने क्या पढ़ा कि विषुवत अक्षांश 0 डिग्री पर है, उत्तरी ध्रुव कितने डिग्री पर है, आप कहोगे 90 डिग्री पर है। दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री पर, आप कहोगे मैडम जी 90 डिग्री पर है। इसी तरह से उत्तरी गोलार्ध जो ये हमारा है ना, उत्तरी गोलार्ध, ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर एक रेखा होगी, यहाँ पर होगी। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो रेखा है उसको कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उसे मकर रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त का जो यहाँ पर 66 डिग्री है उत्तर ध्रुव वृत्त कहा जाता है, और नीचे भी जहां यहाँ पर 66 डिग्री उसको दक्षिणी ध्रुव व्रत कहा जाता है। और 90 डिग्री पर क्या है, हमारे पोलर है यानी कि ध्रुव है। पृथ्वी के ताप का टीवन ये हम शाम वाली क्लास में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पसंद आ रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जल्दी से जल्दी पढ़िए पेपर के लिए, ठीक है ना। अच्छे नंबर लगे फिर जल्दी मेरे पास वापस आइए। थैंक यू सो मच।